नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं ऋतु वर्मा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की। बताएंगे कि दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलकियां फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से भी। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरें। कोविड के संभावित खतरे से निपटने के लिए आज देश भर के अस्पतालों में हो रही है मॉक ड्रिल। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मॉक ड्रिल का लिया जायजा। कहा, सरकार किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार। जनवरी के चौथे सप्ताह से मिलेगी कोविड रोधी नेजल वैक्सीन। प्राइवेट और सरकारी दोनों ही अस्पतालों में उपलब्ध होगा। 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लोग इसे बूस्टर डोज के तौर पर कर सकेंगे इस्तेमाल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के तेलंगाना के दौरे का आज दूसरा दिन। राष्ट्रपति ने हैदराबाद में केशव मेमोरियल एजुकेशनल सोसाइटी में छात्रों से की बातचीत। भारतीय पुलिस सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों को सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में करेंगी संबोधित। उत्तर भारत के राज्यों में शीतलहर का प्रकोप जारी। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर सहित कई पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी। दिल्ली एनसीआर में भी बढ़ी ठंड। भाजपा ने रॉबर्ट वाड्रा पर बोला हमला। गौरव भाटिया ने कहा, 2008 से 2013 के बीच में राजस्थान में 125 बीघा जमीन किसानों से हड़पी गई। भाटिया ने कहा, गहलोत सरकार ने कांग्रेस परिवार के आदेश पर एक ऐसे व्यक्ति को जमीन दी जो वास्तव में था ही नहीं। अमेरिका में बर्फीले तूफान का कहर जारी। मरने वालों की संख्या बढ़कर 60 हुई। खबरों के मुताबिक जापान के बड़े हिस्से में भारी बर्फबारी से अब तक 17 लोगों की मौत। सैकड़ों घरों में बिजली भी गुल। आपदा प्रबंधन के अधिकारी राहत कार्यों में जुटे। इंग्लिश प्रीमियर लीग में बॉक्सिंग डे पर हुए अहम मुकाबले। लिवरपूल ने एस्टन विला को 3-1 से हराया। वहीं आर्सेनल ने भी वेस्ट हैम को दी 3-1 से मात। और सबसे पहले बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देश में कोविड-19 की आपातकालीन तैयारियों की जांच के लिए आज सभी अस्पतालों में एक देशव्यापी मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। चीन, अमेरिका और कुछ अन्य देशों में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये मॉक ड्रिल की जा रही है। ड्रिल के दौरान अस्पतालों में कोविड से लड़ने के लिए उपलब्ध संसाधनों का आकलन किया जा रहा है, जिसमें ऑक्सीजन प्लांट, वेंटिलेटर, लॉजिस्टिक्स और मानव संसाधन पर विशेष ध्यान देने के साथ साथ बुनियादी ढांचे की तैयारी भी शामिल है। ड्रिल करने का निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश में कोविड की स्थिति पर समीक्षा बैठक के कुछ दिनों बाद आया है। आज देश के विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के अस्पतालों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है, ताकि कोविड-19 से जुड़ी किसी भी घटना से निपटने के लिए उनकी तैयारी सुनिश्चित की जा सके। इसी क्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में जाकर मॉक ड्रिल का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों से कोविड की तैयारियों को लेकर चर्चा की। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आज देश भर के कई अस्पतालों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य ये है कि आने वाले दिनों में अगर कोरोना के मामले बढ़ते हैं तो उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार होने चाहिए। आज सारे देश में जो कोविड ट्रीटमेंट देने वाली सभी अस्पताल में मॉक ड्रिल की जा रही है, ताकि हमारी सारी हॉस्पिटल कोविड केस देश में बढ़े तो संपूर्ण तरीके से तैयार रहे, ताकि देश के नागरिकों को दिक्कत ना रहे और उसको अच्छी तरह से ट्रीटमेंट मिल सके। कोरोना वायरस को लेकर भारत सरकार अलर्ट पर है। सरकार ने नेजल वैक्सीन को बीते हफ्ते मंजूरी दे दी। जल्द ही वैक्सीन उपलब्ध होगी। वहीं अब सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नेजल वैक्सीन की कीमत 1000 रुपए हो सकती है। इसमें वैक्सीन की कीमत 800 रुपए होगी। वहीं जीएसटी और हॉस्पिटल चार्ज को मिलाकर ये 1000 रुपए की मिलेगी।
पिछले हफ्ते ही भारत बायोटेक की इंट्रानेजल वैक्सीन इनकोवैक को कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किया गया था। अब पता चला है कि वैक्सीन की कीमत 800 रुपए होगी और इस पर 5% जीएसटी लगेगा। इंट्रानेजल वैक्सीन को पहले कोवैक्सीन या फिर कोविशील्ड के साथ पूरी तरह से टीका लगाए गए लोगों के लिए बूस्टर शॉट के रूप में अप्रूव किया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जनवरी के अंत तक ये उन लोगों के लिए उपलब्ध होगी जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ली हैं। और देश भर में आज हो रही मॉक ड्रिल और नई नेजल वैक्सीन से जुड़ी तमाम जानकारियों के साथ जुड़ गए हमारे साथी संवाददाता नितेंद्र सिंह। नितेंद्र, आज का दिन काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एक तो पूरे देश भर में इस बात का जायजा लिया गया मॉक ड्रिल के तहत कि कितने तैयार हैं देश के जिले के अस्पताल। क्या रहा मॉक ड्रिल का लबोलुबाब, अभी तक क्या पता चल रहा है? जी बिल्कुल, सुबह करीब 9:45 पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री सफदरजंग के इसी जगह पर आए थे और उन्होंने पूरा जायजा लिया। आप देखिए, अपने कैमरामैन राजेश से मैं कहूंगा कि वो दिखाएं। ये बेसिकली आईसीयू एक तरह से बेड तैयार किया गया है। 28 बेड है यहाँ पर और इसके जस्ट बगल में एक अलग से पोटा केबिन तैयार किया गया जिसमें 16 बेड है। तो कुल मिलाकर 44 बेड एक साथ तय किया गया है और इसमें आईसीयू की भी सुविधा है। ऑक्सीजन सप्लाई बेड के पास ही है और डॉक्टर और नर्स जो कितने संख्या में होंगे वो सुनिश्चित किया गया। साथ ही साथ टेस्टिंग की फैसिलिटी है और इसके अलावा 150 बेड अकेले अभी तक केवल सफदरजंग में तैयार किया गया है क्योंकि अभी कोई मरीज नहीं है, तो एक एहतियात के तौर पर इतना रख लिया गया है, रिजर्व कर लिया गया है। साथ ही साथ जो एम्स है या फिर आरएमएल अस्पताल हो या फिर लेडी हार्डिंग अस्पताल हो, ये केंद्र सरकार के अस्पताल है, यहाँ पर मॉक ड्रिल किया गया। साथ ही साथ दिल्ली सरकार अपने स्तर पर तैयारी कर रही है। साथ ही साथ जो निजी अस्पताल है दिल्ली के अंदर हम बात करें तो उन्होंने भी मॉक ड्रिल में शामिल होकर के अपना रिजर्व एक तरह से बेड तैयार कर लिया है। इसके अलावा जो पूरे देश भर में जितने भी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री है वो अपने अपने इलाकों में जाकर के जो अस्पताल की जो फैसिलिटी है वहां पर मॉक ड्रिल में हिस्सा लिया। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री पोर्ट ब्लेयर में जीबी पंत अस्पताल है, वहां पर 11 बजे उन्होंने मॉक ड्रिल का जायजा लिया। इसके पीछे मकसद ऋतु सिर्फ और सिर्फ यह है कि जो प्रधानमंत्री ने बैठक के बाद निर्देश दिया था स्वास्थ्य मंत्री को कि आप तैयारियों की जायजा लें और देखें कि कितना इफेक्टिव तरीके से अब काम कर रहा है, तो उसी की एक कवायद है। और एक स्वास्थ्य मंत्री जब आए थे तो एक डमी पेशेंट को यहाँ पर लाया गया और ये प्रक्रिया देखी गई कि कैसे वो आता है, तो उसकी टेस्ट होती है, सैंपल लिया जाता है, फिर टेस्ट होता है, फिर वो बेड में उसको डॉक्टर लिटाते हैं, देखते हैं। तो वो पूरी प्रक्रिया मीडिया के सामने, स्वास्थ्य मंत्री के सामने प्रदर्शित किया गया और इसमें देखा गया कितना टाइम लग रहा है। तो जो एक अलग अलग व्यवस्था है स्क्रीनिंग की, जांच की, फिर आईसीयू बेड की, उस तमाम प्रक्रियाओं को यहाँ पे देखा गया और यही कवायद पूरे देश भर में की गई। इसके पीछे मकसद सिर्फ यह है कि हमारे अस्पताल तैयार हो, हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर है वो तैयार हो, साथ ही साथ मेडिसिन पर्याप्त मात्रा में हो, ऑक्सीजन जो फैसिलिटी है वो तैयार हो। क्योंकि हम जानते हैं कि जिला स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर पर पिछले 2 साल में बहुत जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था की गई और वहां पे कोई कमी न हो, सिर्फ एक्टिव करने की बात थी। नितेंद्र, इसमें एक सवाल ये भी कि 2021 में हमने देखा जब दूसरी लहर थी उस दौरान ये पाया गया, क्योंकि कोविड एक ऐसी नई बीमारी है कि जिसके किस तरह के लक्षण होंगे और क्या बीमारी शरीर में कहाँ वो मतलब संक्रमण फैलेगा कि किस चीज की जरूरत होगी, उसको लेकर जो उस समय हालात थे उसमें ये पता चला कि ऑक्सीजन की कमी। तो आज तैयारी में हम क्या देख रहे हैं अस्पतालों में? क्या ऑक्सीजन प्लांट काम कर रहे हैं कि नहीं, ऑक्सीजन की पूरी उपलब्धता है कि नहीं, या इससे इतर भी कुछ और चीजें भी एंटिसिपेट करके आगे के लिए? जी बिल्कुल नहीं, देखिए अस्पतालों में ये देखा गया है, एक तो डेडिकेटेड जो बेड की व्यवस्था पहले से है वो फिर से उसको दुरुस्त किया जा रहा है। आईसीयू
की व्यवस्था, जैसे कि हम जहां पे इस वक्त खड़े हैं तो पूरा 28 जो बेड है डेडिकेटेड आईसीयू बेड है, तो वहां पर ऑक्सीजन फैसिलिटी हो, आपके जो जितने आईसीयू के इक्विपमेंट होते हैं अत्याधुनिक वो लगा हो, और जो डॉक्टर की या जो नर्स है उनकी कितनी संख्या में, चूंकि पैरेलल हॉस्पिटल भी चल रहा है, दूसरी बीमारियों का भी इलाज हो रहा है, तो सेपरेट कितना उनके लिए रखा जा रहा है। अगर शुरुआत में मरीज आएंगे या बढ़ेंगे तो उसको लेकर के एक मेडिसिन कितने मात्रा में उपलब्ध है, जो जरूरत है मेडिसिन की जो कोविड के इलाज को लेकर के, तो सब कुछ ऑक्सीजन, बेड, अस्पताल और प्लस में डेडिकेटेड सेंटर, इन तमाम चीजों को देखा गया है, परखा गया है। जहां तक बीमारी की बात है, ये जो अभी मान लिया हम BF7 की जो बात करते हैं, संक्रामक जरूर है लेकिन भारत में उसकी मौजूदगी है। अगर देखा जाए तो पिछले 4-5 महीने में इतना स्पाइक नहीं किया भारत के अंदर, लेकिन एक आशंका सरकार को ये ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि कुछ मामले हमारे यहाँ बढ़े, और उसका 1% भी अगर हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो उसके लिए तैयार है सरकार। इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट बात है ऋतु। पहली बात की सरकार ने, केंद्र सरकार ने 15,000 करोड़ रुपया और 23,000 करोड़ रुपया कोविड के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए राज्यों को दिया था, तो वो पैसा खर्च हुआ है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है पूरे देश भर में, चाहे ब्लॉक स्तर से लेकर के डिस्ट्रिक्ट स्तर तक की बात हो, उसको दुरुस्त किया गया। साथ ही साथ एक तरफ सरकार तैयार है, जनता के पास ये मैसेज आ रहा है कि भाई आप उनको भी विश्वास है कि हमारी सरकार काम कर रही है इस दिशा में, और जनता भी जागरूक होगी, क्योंकि जागरूकता बहुत जरूरी है कि अगर हम नागरिक के तौर पे अगर जागरूक हैं तो हम सबसे पहले हम सामना करते हैं वायरस का। तो आप संक्रमित नहीं हो, इसके लिए प्रोटोकॉल का जनता को पालन करना होगा, चाहे वो मास्क लगाना हो, 2 गज की दूरी का पालन हो, या फिर जो हाथ धोने की प्रक्रिया हो। और सबसे बड़ी बात है कि जो लोग अभी प्रिकॉशन डोज नहीं लिए हैं वो प्रिकॉशन डोज ले लें, क्योंकि नेजल वैक्सीन अब आ गया है। इस महीने के आखिरी में नेजल वैक्सीन निजी अस्पतालों में मिलेगा, उसकी प्राइस भी आ गई है 800 रुपया प्लस GST प्लस अस्पताल के जो चार्ज कुल मिला के 1,000 उसकी कीमत होगी। सरकार में वो 325 रुपया में के दर पे वो सरकार को प्रोवाइड कंपनी कर रही है। तो नेजल वैक्सीन भी अब आ गया, तो बहुत ही इफेक्टिव प्रभावी कदम सरकार की तरफ से उठाया जा रहा है। जो सरकार का अप्रोच है, होल ऑफ गवर्नमेंट, होल ऑफ सोसाइटी, सरकार चाहे वो केंद्र हो या राज्य हो, दोनों मिलकर काम करिए और समाज एक साथ काम करे। जी नितिन, जैसा कि आपने नेजल वैक्सीन के बारे में बताया, बस इस पे और थोड़ी सी क्लैरिटी चाहेंगे, एक तो दाम को लेकर, और कोविन पर अब एक ऑप्शन के तौर पर नेवल वैक्सीन मौजूद है, तो अगर लोग लेना चाहते हैं तो सरकारी अस्पताल और निजी अस्पतालों में इसके दाम को लेकर क्या अब एक तरह से क्लैरिटी है कि कितना रहेगा दाम? जी बिल्कुल, क्लियरिटी आ गई है कंपनी की तरफ से। 800 रुपया प्लस GST प्लस अस्पताल का चार्ज, तो हम उम्मीद करते हैं कि 1000 और 1100-1200 के आसपास ये पड़ेगा निजी अस्पतालों में। सरकार के लिए दाम 325 रुपया प्रति डोज पड़ा है। हालांकि ये अभी सरकारी अस्पताल में नहीं लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ निजी अस्पतालों में लगेगा। ये कोविन पे आप एक ऑप्शन के तौर पे ये आ चुका है, आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और ये मिलेगा। अभी कंपनी की तरफ से थोड़ी देर पहले एक बयान जारी किया गया है, तो जनवरी के आखिरी हफ्ते में ये उपलब्ध होगा निजी अस्पतालों में, जहां आप नेजल वैक्सीन ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन इन पूरी जानकारियों के लिए, धन्यवाद। और बात तेलंगाना में भी अस्पतालों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। हैदराबाद के गांधी अस्पताल में मॉक ड्रिल के दौरान कोरोना से बचाव की तैयारियों की समीक्षा की जा रही है। वहीं मॉक ड्रिल के दौरान किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए त्वरित कार्रवाई पर बल दिया जा रहा है। अस्पताल के मौजूदा चिकित्सा अधीक्षक राजा राव ने कहा कि अगर कोरोना के मामले बढ़ते हैं तो उस स्थिति से निपटने के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। The idea of this mock drill, which was told by the government of India, is it's a preparedness. It's a preparedness if there is a surge of cases in Telangana. If you really see now, hardly there are any cases all over India, and almost negligible in Telangana. So, keeping this in situation, now with this mock drill,
The idea is today we have to see what are all the infrastructures what we have created. Are they in the right preparedness or not? और कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी की स्थिति में अस्पतालों में बिस्तरों एवं चिकित्सा कर्मियों की उपलब्धता समेत अन्य तैयारियों का आकलन करने के लिए आज मॉक ड्रिल आयोजित की जा रही है। इसी कवायद में जम्मू और कश्मीर में कोविड प्रबंधन की तैयारी सुनिश्चित करने के लिए मॉक ड्रिल आयोजित की गई। तो वहीं कोलकाता के अस्पतालों में भी आज मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य विभाग ने बेलियाघाट, आईडी और बीजी अस्पताल में मॉक ड्रिल को आयोजित किया, जहां कोरोना महामारी से बचाव की तैयारियों की समीक्षा की गई। केंद्र की सलाह के बाद कोरोना से संबंधित किसी भी घटना से निपटने के लिए कई राज्यों एवं केंद्र शासित राज्यों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। भारत सरकार के निर्देशानुसार महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई महानगर पालिका को कोविड तैयारियों की समीक्षा करने का निर्देश दिया है। सरकार के निर्देशों के मुताबिक बीएमसी ने कोरोना से निपटने के लिए कमर कस ली है। मुंबई में 10 बीएमसी अस्पताल, 3 राज्य सरकार के अस्पताल और 21 निजी अस्पताल हैं। इन अस्पतालों में 2124 आइसोलेशन बेड हैं, 1613 ऑक्सीजन समर्थित बेड हैं, जिनमें से 1021 काम कर रहे हैं। 579 आईसीयू बेड में 473 उपलब्ध हैं। मुंबई में कुल 1049 वेंटिलेटर में से 954 उपलब्ध हैं। यही नहीं, कोरोना मामलों के निदान और ट्रैक करने के लिए पर्याप्त स्टाफ स्तर और परीक्षण क्षमता भी सुनिश्चित की गई है। मुंबई में 34 अस्पतालों, 49 प्रयोगशालाओं में दैनिक परीक्षण क्षमता 1,35,035 है। तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री एमएस सुब्रमण्यम ने कोविड मॉक ड्रिल की समीक्षा करने के लिए चेन्नई के राजीव गांधी सरकारी अस्पताल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं और आइसोलेशन वार्ड्स का भी दौरा किया। स्वास्थ्य मंत्री ने अपने दौरे में अस्पताल प्रशासन के साथ तैयारियों की समीक्षा की और अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए। कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी की स्थिति में अस्पतालों में बिस्तरों एवं चिकित्सा कर्मियों की उपलब्धता समेत अन्य तैयारियों का आकलन करने के लिए आज गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में मॉक ड्रिल किया जा रहा है। इस मौके पर स्वास्थ्य कर्मियों ने चिकित्सा तैयारियों का अभ्यास किया। और हमारे दो साथी संवाददाता जुड़ रहे हैं। मुंबई से हमारे साथ श्यामा जुड़ रही हैं और लखनऊ से हमारे साथ विकास जुड़ रहे हैं। विकास और श्यामा, आप दोनों का ही स्वागत है। श्यामा, इस समय शायद इस समय आप किसी अस्पताल में ही मौजूद हैं। चाहेंगे कि मॉक ड्रिल के दौरान क्या सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए, चिकित्सा कर्मियों की ट्रेनिंग को ध्यान में रखते हुए किन बातों क्या चीजें सामने आई, कितने तैयार अस्पताल दिखाई दे रहे हैं? जी देखिए ऋतु, जब हम बात कर रहे हैं मॉक ड्रिल की, तो महाराष्ट्र ने अपना कोविड के समय में बहुत बुरा समय देखा हुआ है और इसीलिए महाराष्ट्र एक तरीके से पूरी तरीके से तैयार है। और आज वो मॉक ड्रिल था, वो सुनिश्चित करता था। हम यहाँ पर फिलहाल जेजे अस्पताल में हैं, जो गवर्नमेंट रन हॉस्पिटल्स में से एक आता है। और जो जिस तरीके से यहाँ पे मॉक ड्रिल किया गया, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये यहाँ पे परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया गया है कोविड को लेके, कि यहाँ पर जब पेशेंट आता है तो ये मॉक ड्रिल इसी तरीके से किया गया कि एक पेशेंट को लाया गया एम्बुलेंस में, फिर वो रजिस्ट्रेशन हुआ, फिर उसके बाद में उनकी स्वैब कलेक्ट की गई, कैजुअलिटी में जो बेड्स बनाए गए हैं कोविड को लेके, वहाँ पर उन्हें ले जाया गया। तो एक तरीके से पूरी जानकारी है वो इनके तक में आई। हमारे साथ मेडिकल ऑफिसर हैं जेजे अस्पताल के, डॉक्टर रेवांत किनेंदे। आपने जब ये मॉक ड्रिल चल रहा था तो क्या पाया, कितने आप लोग तैयार हैं, कितने बेड्स की सुविधा आप लोग के पास में अवेलेबल है, कितने फंक्शनल है, क्या क्या ज़रूरी सुविधा आप लोग के पास अवेलेबल है? हाँ, जैसे कि आपको पता है कि अपने नियर बाय कंट्रीज़ में थोड़ा कोविड का सर्ज बढ़ा है। हालांकि इंडिया में अभी तक उतने पेशेंट्स नहीं मिले हैं, लेकिन यस, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो गाइडलाइंस आए हैं उसके तहत हमने आज मॉक ड्रिल किया है। जेजे हॉस्पिटल इज़ 1352 बेडेड हॉस्पिटल, जो पूरी तरफ से इक्विप्ड है।
पूरे बेड्स को ऑक्सीजन की लाइंस लगाए हुए हैं। आज हमने सुबह एक मॉक ड्रिल दिया जिसके तहत जो पेशेंट आता है वो कैसे आएगा, उनको जो अपने हेल्थ वर्कर्स है वो कैसे हैंडल करेंगे, वहाँ से उनका स्वाब कैसे, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, जो टेस्ट है RT-PCR टेस्ट या रैपिड एंटीजन टेस्ट है वो कैसे लिए जाएंगे और वहाँ से पेशेंट को कैजुअलिटी में और जहाँ आइसोलेटेड वार्ड है वहाँ हम उन्हें शिफ्ट करेंगे। सो यस, जे हॉस्पिटल इफ़ अगर कोविड-19 फिर से बढ़ता है तो हम प्रिपेयर्ड हैं। तो एक तो ये बात हो गई मॉक ड्रिल की, तो आज ये एक पेशेंट आया, लेकिन जिससे हमने समय देखा था पिछले थर्ड कोविड में कि 68,000 केसेस आते थे महाराष्ट्र में ओवरऑल, तो अगर ऐसे आता है मुंबई में भी बढ़ती है ये नंबर्स, तो किस तरीके से आप लोग हैंडल करेंगे? जे हॉस्पिटल के तहत उसके अंदर और हॉस्पिटल्स है, सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल है, GT हॉस्पिटल है, कामा हॉस्पिटल है। पिछली कोविड वेव में हमने ये सभी हॉस्पिटल्स को कोविड किया था। जे हॉस्पिटल हालांकि नॉन कोविड हॉस्पिटल था, लेकिन यहाँ पे 250 बेड का ट्रांजिट वार्ड हमने बनाया था। पेशेंट जो आते थे उन्हें हम एडमिट करके लेते थे, उनका RT-PCR टेस्ट करके प्राइमरी ट्रीटमेंट करते थे और जो पेशेंट्स कोविड-19 पॉजिटिव है उन्हें हम जो कोविड हॉस्पिटल है अभी भी ऐसे ही हम करने का प्लान है, लेकिन हालांकि गाइडलाइन जैसे हमें मिलेंगे वैसे हम एक्ट करेंगे। तो यस, जो कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल मुंबई में है वो पूरी तरह से प्रिपेयर्ड है। बहुत अच्छी बात है यहाँ पर ऋतु की पूरी तरीके से तैयार है गवर्नमेंट हॉस्पिटल, और साथ ही आपने भी मेंशन किया कि 21 प्राइवेट रन हॉस्पिटल्स हैं यहाँ पर, और जो BMC के भी हैं वो भी 10 हॉस्पिटल्स हैं यहाँ पर। मुंबई की बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र में ये संख्या और भी ज़्यादा है। तो महाराष्ट्र, मुंबई पूरी तरीके से सुसज्ज है। अगर केसेस बढ़ते हैं कोविड के तो यहाँ पर चीज़ों को हैंडल करने के लिए यहाँ पे जो स्टाफ है या पूरा प्रशासन है पूरी तरीके से सज्ज है। जी हाँ, तैयारियों का जायजा लिया गया। हमारे साथ विकास भी जुड़े हुए। विकास, जानना चाहेंगे उत्तर प्रदेश में कितने सरकारी अस्पतालों में आज मॉक ड्रिल हुआ है? क्या जिला स्तर पर भी इस मॉक ड्रिल का क्या असर दिखाई दे रहा है? कितने तैयार दिखाई दे रहे हैं? जो एक लंबे समय से एक तरह से कोविड से लड़ने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत किया गया है। जी बिल्कुल, उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से तैयार है। उन्हीं तैयारियों का आज जायजा लिया गया, मॉक ड्रिल कराया गया। प्रदेश के समस्त जनपदों में मॉक ड्रिल कराया गया है। लखनऊ में कोविड हॉस्पिटल, बलरामपुर को अभी बनाया गया है और यहाँ पर तैयारियों का जायजा लेने के लिए उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, जो स्वास्थ्य मंत्रालय भी उनके पास है, स्वास्थ्य विभाग भी, वो तैयारियों का जायजा लेने स्वयं पहुंचे। उन्होंने वहां पर कोविड के लिए बनाए गए आइसोलेशन वार्ड का जायजा लिया। वहां पर कुछ ICU वार्ड और वेंटिलेटर लगाए गए हुए थे जो पहले से ही तैयार किए गए थे, उनको उन्होंने देखा, उनके फ्लो को देखा, ऑक्सीजन के फ्लो को देखा। इसके बाद वो ऑक्सीजन प्लांट गए। इसके बाद उन्होंने कहा कि आज जिस तरीके से जो तैयारियां की गई हैं प्रदेश में, वो किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। हालांकि एक मरीज अभी जो चाइना से आया था, एक युवक आगरा में, वो पॉजिटिव पाया गया है। जीनोम सीक्वेंसिंग उसकी कराई जा रही है, उन्होंने कहा है। लेकिन किसी भी प्रकार की घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने देखा था, जिस चीज का भी आपने जिक्र किया था कि 21 में किस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो तैयारियां की गई थी, उसके बाद से जो हालात हुए थे, चाहे रेल के द्वारा हो, चाहे रोड्स के द्वारा हो, चाहे वायु के द्वारा हो, हम लोगों ने तब तैयारियां की थी जब हमारे सामने एक चुनौती आई थी। उसके बाद हमने उस तरीके से उत्तर प्रदेश में तैयारी की। उत्तर प्रदेश का जो कोविड प्रबंधन था काफी विश्व स्तर पर सराहा भी गया था, सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य ये। इसके बाद भी यहाँ पे जिस तरीके से संक्रमण की गति यहाँ पे रही, कम से कम रही, वो अपने आप में काबिले तारीफ थी। उसी के मद्देनजर एक बार फिर से समस्त तैयारियों को एक बार देखा गया है और मॉक ड्रिल कराया गया है समस्त जनपदों में। इसके साथ साथ इस चीज पर भी ध्यान दिया जा रहा है कि जो ग्रामीण अंचल है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो आशा वर्कर हैं, जो एनएम्स हैं, वो किस तरीके से वहां लोगों को ट्रेसिंग कर सकती हैं, जिन लोगों में खासतौर से लक्षण दिखाई दे रहे हैं। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, ये बात बताई भी, कि सबसे पहले हम लोगों के लिए सामने यही है कि जिन लोगों के अंदर कोरोना से संबंधित लक्षण आ रहे हैं उनकी जांच कराई जा सके। और जांच की सुविधाएं लगभग हर जगह, हर अस्पतालों में उपलब्ध है, चाहे वो रैपिड टेस्ट हो, चाहे RT-PCR के टेस्ट हो। समस्त पूरे प्रदेश के समस्त जनपदों में, यहाँ तक कि सुदूर क्षेत्रों में भी अब ये सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं। इसीलिए उत्तर प्रदेश काफी ज्यादा तैयारी किया था। और इससे पहले आपको बताएं, जब ओमिक्रॉन आने की बात हुई थी तो उत्तर प्रदेश में बच्चों के लिए स्पेशल वार्ड भी तैयार किए गए थे। प्रत्येक जनपद में 20 से लेकर 50 बेड्स
बच्चों के लिए अलग से बना दिए गए थे कि हमारे जो नौनिहाल बच्चे हैं वो इससे बीमार होते हैं तो किस तरीके से उस चुनौती से निपटा जा सके। इस बार भी अब चिन्हित कर दिया गया है कोविड हॉस्पिटलों को। जैसे अगर संख्या में अगर कोई बढ़ोतरी होती है, आने वाले समय में कोई ऐसी चुनौती आती है कि मरीजों की संख्या अगर अचानक बढ़ती है तो उन बेड्स को और ज्यादा विस्तार दिया जा सकेगा। क्योंकि 1 लाख से ज्यादा बेड्स की यहाँ व्यवस्था थी तो यहाँ पर हो गए हैं ऑक्सीजन के क्षेत्र में भी और तमाम चिकित्सीय व्यवस्थाओं के क्षेत्र में भी। इससे पहले भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए थे कि सभी अस्पताल पीपीई किट्स की अभी से ही व्यवस्था कर सके पूरे स्टाफ के लिए। तो यहाँ पर तैयारियां पूरी हैं। आज मॉक ड्रिल कराया गया है और हम अपने आप में पूरी तरीके से तैयार हैं किसी भी चुनौती से निपटने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश दोनों जगह मॉक ड्रिल के बाद स्वास्थ्य मंत्रियों ने और प्रशासन का यही कहना है कि कोरोना से निपटने की तैयारियों को पूरा रखा जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद श्यामा और विकास, आप दोनों का पूरी जानकारी के लिए। और देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 220 करोड़ से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान देश में 157 नए कोरोना के मामले दर्ज किए गए हैं। इस दौरान 163 लोग कोरोना से स्वस्थ भी हुए। देश में अभी सक्रिय मामलों की दर 0.01% है, जबकि रिकवरी दर 98.8% पर पहुंच चुकी है। चीन समेत अन्य कई देशों में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों पर केंद्र सरकार के अलावा राज्य सरकार भी सतर्क है। इसी के मद्देनजर नए साल को लेकर कर्नाटक सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। कर्नाटक में रेस्टोरेंट, पब, थिएटर हॉल, स्कूल और कॉलेज जैसी जगहों को बंद के अंदर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। राज्य में नववर्ष का जश्न रात 1 बजे तक चल सकता है। ताजा एडवाइजरी के मुताबिक गर्भवती महिलाओं, बच्चों, बुजुर्ग नागरिकों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं वाले लोगों को सार्वजनिक समारोह से बचना चाहिए। वहीं गोवा में राज्य सरकार ने नए साल के जश्न को ध्यान में रखते हुए किसी भी तरह की कोविड संबंधी पाबंदियों को लागू नहीं करने का फैसला किया है। हालांकि राज्य सरकार उसके बाद की स्थिति को रिव्यू करने के बाद तय करेगी कि प्रतिबंधों की कोई आवश्यकता है या नहीं। वहीं हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो राज्य सरकार ने कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करने के लिए एक सलाह जारी की है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने एहतियाती कदम उठाते हुए कोविड प्रतिबंध लगाए हैं। लोगों से मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने को कहा गया है। होटल और रेस्टोरेंट मालिकों को यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है कि विजिटर्स इन मानदंडों का पालन जरूर करें। उत्तराखंड में भी राज्य सरकार पूरी तरह से सतर्क है। नैनीताल में प्रशासनिक अधिकारियों ने मास्क के इस्तेमाल और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करवाने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा सीएमओ को सभी अस्पताल में लगे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, ऑक्सीजन सिलेंडर्स को ठीक तरह से जांचने के निर्देश दिए हैं। और मिड डे प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। थैंक यू सर। जिंदगी टॉप गियर में चलेगी जब परिवार के कल की सुरक्षा होगी नॉन स्टॉप। इसलिए मेरी मानो, आज ही जुड़िए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से, जो देती है 2-2 लाख रुपए का बीमा। दिखाइए समझदारी, निभाइए जिम्मेदारी। आज ही अपनी नजदीकी बैंक शाखा या डाकघर जाकर इन योजनाओं से जुड़ें। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value every day in every way. This is what our energy is. This is REC. और अब बात ताजा खबर की। रॉबर्ट वाड्रा को लेकर एक बार फिर से भाजपा जबरदस्त तरीके से कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। भाजपा की ओर से राजस्थान सरकार पर
रॉबर्ट वाड्रा को जमीन देने का आरोप लगाया गया है। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि हरियाणा में जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी किसानों की जमीन हड़पी गई। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार के दौरान भी किसानों की जमीन हड़पी गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि 2008 से 2013 के बीच में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, जिस दौरान 125 बीघा जमीन किसानों से हड़पी गई। भाजपा ने साफ तौर पर कहा है कि किसानों की जमीन रॉबर्ट वाड्रा को दी गई है। उन्होंने कहा कि ये पूरा घोटाला 1000 बीघा जमीन का है और गांधी परिवार ने भ्रष्टाचार किया है। ये जो मामला है ये 125 बीघा सरकारी जमीन का है जो कि एक्वायर की गई किसानों से, और बताया ही जाता है न्यायालय वही तय करता है जो उसके समक्ष होता है, लेकिन ये पूरा घोटाला 1000 बीघा जमीन का है। सरकार थी अशोक गहलोत की, ये पापी परिवार के आदेश में इतना गिर गई कि इन्होंने एक नॉन एग्जिस्टेंट, यही शब्द का इस्तेमाल किया है कोर्ट ने, फिक्टिशियस, जो व्यक्ति थे ही नहीं, उनको जमीन अलॉट कर दी। भाजपा की प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए गौरव भाटिया ने कहा कि एक कट्टर पापी परिवार है, उसका काम बस एक है कि किस तरह से तिजोरी भरना और किसानों की जमीन हड़पना। ये जो कट्टर पापी परिवार है, इसका काम केवल एक है, किस तरह से भ्रष्टाचार करना, अपनी तिजोरी भरना, हमारे जो किसान हैं उनकी जमीन हड़पना और दामाद रॉबर्ट वाड्रा को दे देना। आगे गौरव भाटिया ने कहा कि पहले रॉबर्ट वाड्रा पर वीवीआईपी कल्चर के दुरुपयोग का दाग लगा था, आज किसानों की जमीन हड़पने का दाग लगा है। पर सोनिया गांधी कह रही हैं दाग अच्छे हैं। आज चीख चीख कर प्रमाण ये कह रहे हैं कि तुम पापी परिवार हो, तुम भ्रष्टाचारी हो, और ये कहना गलत नहीं होगा। पहले वीवीआईपी कल्चर का दाग किसी ने लगाया था तो यही दामाद थे जिनको भारत का दामाद बताया जा रहा था। वो वीवीआईपी कल्चर का दाग था। आज भ्रष्टाचारी किसानों की जमीन हड़पने का दाग लगा है। लेकिन सोनिया गांधी जी बेटे से कह रही हैं, दामाद से अपने कह रही हैं ये दाग अच्छे हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर, फसल का करवा के बीमा, किसान की चिंता को छीना, हुआ सुरक्षित कल, सुरक्षित फसल निश्चित किसान, फसल बीमा सबका समाधान। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि सुरक्षित फसल निश्चिंत किसान, फसल बीमा सबका समाधान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value. Every day in every way. This is what our energy is. This is REC.
दिल्ली में एमसीडी चुनाव के बाद अब मेयर चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बीजेपी ने दिल्ली की महापौर पद के लिए रेखा गुप्ता को उम्मीदवार बनाया है। कमलजीत सहरावत स्थायी समिति के लिए बीजेपी की प्रत्याशी होंगी, तो वहीं उप महापौर के लिए बीजेपी ने कमल बागदी को प्रत्याशी घोषित किया है। सोमवार को ही बीजेपी में शामिल हुए निर्दलीय पार्षद गजेंद्र दराल भी स्थायी समिति के लिए बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। बीजेपी ने स्टैंडिंग कमेटी के लिए कमलजीत शेरावत, गजेंद्र दराल और पंकज लूथरा को चुना है। आज मेयर पद के चुनाव के लिए नामांकन का आखिरी दिन है। ऐसे में ये सभी उम्मीदवार आज अपना नामांकन भर सकते हैं। एमसीडी के मेयर के लिए 6 जनवरी को मतदान होगा। इसी दिन सदन की स्थायी समिति के 6 मेंबर्स का चुनाव भी होना है। एमसीडी की 250 सीटों में से आम आदमी पार्टी ने 134 सीटें जीतकर बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया था, जबकि बीजेपी 104 सीटें ही जीत सकी थी। अब 6 जनवरी को होने वाले मेयर के चुनाव को लेकर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। रेखा गुप्ता शालीमार बाग से पार्षद है, वे यहां से तीसरी बार पार्षद बनी हैं। आप पहले भी एमसीडी में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा चुकी हैं। वहीं कमलजीत पहले दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की मेयर रह चुकी हैं। गजेंद्र दराल बीजेपी के बागी के तौर पर निर्दलीय चुनाव लड़े थे। उन्होंने मुंडका से जीत के बाद दोबारा बीजेपी ज्वाइन कर ली। और आइए अब नजर डालते हैं अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। और मौसम ने किया बेहाल। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में शीतलहर जारी है। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह भी घना कोहरा छाया है। घने कोहरे के कारण शहर के कुछ इलाकों में विजिबिलिटी काफी कम रही, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित हुआ। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक उत्तर पश्चिम से मैदानों को पार कर आने वाली हवाओं की वजह से तापमान में गिरावट आने से गलन बढ़ी है और कोहरा छाया हुआ है। दिल्ली की सड़कों पर कोहरे की वजह से कम विजिबिलिटी के कारण सड़कों पर धीमी रफ्तार में गाड़ियां चलती दिखाई दी आज सुबह। दिल्ली में किस तरह की यह ठंड और लोगों का क्या कहना है, इस कड़ाके की ठंड पर इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशान ने। देश की राजधानी दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, बात करते हैं। आप बताइए कितनी ठंड लग रही है? ठंड बहुत ज्यादा लग रही है सर, हवा भी चल रहा है ज्यादा, पर हवा की वजह से ज्यादा ठंड लग रही है। ठंड से बचने के लिए क्या क्या उपाय कर रहे हैं आप? अब क्या कर रहे हैं, फिल्टर पहन रहे हैं, मुखलर अंगोछा बांध लेते हैं कान में, ड्यूटी तो करना पड़ेगा। ठंड तो ज्यादा है सर, पहले तो कम थी, अब ज्यादा है इस समय। आज बहुत ठंड है सर, मुझे जो ना बहुत हाथों में ठिठुरन हो रही है, नाक से पानी आ रहा है, बहुत ठंड है आज। आग के सामने तापूंगे, हाथ सेक रहे हैं ठंड से बचने के लिए। इंडिया गेट पर कुछ लोग चाय भी बेच रहे हैं, आप क्या कहेंगे, कितनी बिक्री हो रही है? ठीक बिक्री हो रही है, सही अच्छा हो रहा है। ठंड की वजह से कितना फर्क पड़ा है? अच्छा फर्क पड़ा है, व्यापार अच्छा हुआ है, खूब बिक रही है। ठंड से बचने के लिए चाय पी रहे हैं। ठंड के लिए चाय पीना जरूरी है सर, ठंड बचने के लिए एक रास्ता है और कोई रास्ता है नहीं सर। कोई चाय पीकर तो कोई अलाव का सहारा लेकर इस ठंड से बचने का प्रयास कर रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में मंगलवार को न्यूनतम तापमान 5.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा। कैमरामैन अनिल कुमार और विनोद ओझा के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो आने वाले कुछ दिनों में दिल्ली और उत्तर भारत में किस तरह का मौसम रहेगा, इस पर और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी तापस भट्टाचार्य, मौसम विज्ञान भवन से सीधे। तापस, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे, आज सुबह तक भी जो तापमान रहा उसने लोगों को ठंड का काफी एहसास करा दिया है। ये ठंड आगे कितने समय तक इसी तरह से बढ़ती रहेगी या कुछ राहत मिलने वाली है? राहत जरूर मिलने वाली है। आज जो मिनिमम टेम्परेचर था करीब 5.6 था और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये बढ़ेगा अगले कुछ दिनों में। आज पिछले कल से थोड़ा हल्का सा बढ़ा है और एक्सपेक्ट करेंगे कि अगले 2 दिन इसमें कमी आएगी। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ इस वक्त है खुद डायरेक्टर जनरल IMD के मृत्युंजय महापात्रा, डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा खुद यहाँ पे मेरे साथ मौजूद है। वो आपको बताएंगे क्योंकि आज कुछ जगहों पे रेड अलर्ट दिया गया है और कुछ जगहों पे ऑरेंज अलर्ट इशू किया गया IMD ने। वो आपको बताएंगे कि क्या कौन सी सर सबसे पहले तो बताइए कौन कौन सी जगह पे रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट है। आज जो हमारा पूर्वानुमान है इसके हिसाब से पंजाब, हरियाणा ये दोनों स्टेट में इंक्लूडिंग दिल्ली हम रेड अलर्ट जारी किए हैं, क्योंकि यहाँ कोल्ड डे टू सीवियर कोल्ड डे कंडीशन चल रहा है और इसके साथ कोल्ड वेव टू सीवियर कोल्ड वेव कंडीशंस भी चल रहा है। इसके साथ साथ नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ राजस्थान और वेस्ट यूपी
इस इलाका में भी कोल्ड वेव कंडीशन चल रहा है, वहाँ हमने ऑरेंज कलर वार्निंग दिए हैं। इसका मतलब यही है कि जो रेड कलर वार्निंग है वहाँ हमको एक्शन लेना पड़ेगा और ऑरेंज कलर एरिया में हमको प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा कोई इवेंचुअलिटी के लिए। सो दोनों ऑरेंज कलर और रेड कलर इलाका जो है माने पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, वेस्ट यूपी, नॉर्थ राजस्थान, ये सभी इलाका में हम लोग सावधान रहना चाहिए क्योंकि जो अभी शीतलहर चल रहा है ये हमारे स्वास्थ्य प्रति विपद हो सकता है। और अब फोरकास्ट की बात करें, अभी ऑलरेडी टेम्परेचर राइज होने का टेंडेंसी शुरू हो चुका है, मगर पास्ट 24 आवर्स में ज्यादा राइज नहीं हुआ है। 0.5-1 डिग्री सेल्सियस राइज हुआ है। अभी भी टेम्परेचर 3 to 7 डिग्री सेल्सियस रेंज में है प्लेन्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, यानी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और वेस्ट यूपी एरिया में। और इसमें टेम्परेचर 2 से 4 डिग्री सेल्सियस राइज होगा अगले 3 दिन में। इसीलिए जब कोल्ड वेव और सीवियर कोल्ड कंडीशन चल रहा है, इसमें एबेटमेंट होगा, इंप्रूवमेंट होगा और धीरे धीरे नॉर्मल स्थिति को आएगा। मगर दैट मीन्स 30 तारीख तक ऐसे टेम्परेचर राइज होगा। इसका कारण यही है कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अभी नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तरफ आगे बढ़ रहा है। इसके प्रभाव में जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और जो लद्दाख एरिया है इसमें कहाँ रेनफॉल या स्नोफॉल भी हो सकता है। और इससे जब उत्तराखंड से कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है इसके प्रभाव में पहले टेम्परेचर राइज हो जाता है, इसलिए भी टेम्परेचर राइज होगा 2 से 4 डिग्री सेल्सियस और कोल्ड कंडीशन एबेट होगा। मगर मैं यहाँ बोल के रखूँ कि 31 तारीख के बाद फिर थोड़ा टेम्परेचर में गिरावट हो सकता है कि जबकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नॉर्थ ईस्ट इंडिया को पार करके ईस्टवर्ड चला जाएगा। और दूसरा जो सीवियर वेदर चल रहा है अभी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में वो है फॉग, यानी कोहरा। कोहरा अभी बहुत सीवियर कोहरा अभी देखने को मिला है लास्ट 4 to 5 डेज में, और ऐसे कोहरा कंडीशन अभी भी इंप्रूवमेंट होगा। सिर्फ डेंस टू वेरी डेंस फॉग कंडीशंस हम कल सुबह भी देख सकते हैं। इसके बाद फॉग कंडीशन में इंप्रूवमेंट होगा ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से। तो रितु आप बता रहे थे डीजी महापात्रा खुद की किस तरीके से ये जो अगले 3 से 4 दिन है वहाँ पे जो समय जो फॉग है उस वो रहेगा, लेकिन जो ठंड है उसमें एक कमी जरूर देखने को मिलेगी। जी हाँ बिल्कुल तापस, नया साल मनाने के लिए लोगों के लिए ये खबर थोड़ी राहत वाली है कि 5 से 7 डिग्री का टेम्परेचर रहेगा, लेकिन 31 के बाद एक बार फिर तापमान में गिरावट देखी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर महापात्रा और तापस आप दोनों का इस पूरी जानकारी के लिए। हिमाचल प्रदेश की ऊंची पहाड़ियों पर बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। सोमवार को लाहौल और स्पीति जिले के शिंकुला दर्रा में ताजा बर्फबारी हुई। इसके साथ ही ठंड का प्रकोप भी लगातार बढ़ना शुरू हो गया है। बर्फबारी शुरू होते ही लाहौल स्पीति प्रशासन ने घाटी पहुंचे पर्यटकों को मनाली की ओर रवाना करना शुरू किया, जिसके कारण मार्ग में कई जगहों पर जाम के हालात देखने को मिले। मौसम विभाग की ओर से 25 और 26 दिसंबर को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई थी। हालांकि 25 दिसंबर को बर्फबारी देखने को नहीं मिली, लेकिन 26 दिसंबर को बर्फबारी का दौर शुरू हो गया। माता वैष्णो देवी दरबार में 31 दिसंबर व 1 जनवरी को होने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ से निपटने के लिए श्राइन बोर्ड और प्रशासन लगातार उपाय कर रहा है। इन इंतजामों को परखने के लिए लगातार बैठकें भी की जा रही हैं। इसके साथ ही कोरोना के संभावित प्रसार से निपटने के लिए भी दिशा निर्देशों को सख्ती से पालन कराने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। 13 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर भीड़ नियंत्रण व तीर्थयात्रियों की ट्रैकिंग के लिए श्राइन बोर्ड को रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन शुरू करने के लिए प्रेरित किया है। डीडी न्यूज से बात करते हुए माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंशुल गर्ग ने कहा कि श्रद्धालुओं के अपेक्षित प्रवाह के सुचारू नियमन, पूरे ट्रैक, विशेष रूप से भवन क्षेत्र में 500 से अधिक सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की तैयारी है। तीर्थयात्रियों की भीड़ से बचने के लिए बोर्ड की प्रवर्तन टीमों को 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक 4 दिनों के लिए भवन में तैनात किया जा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से करने वाले सलमान खुर्शीद के बयान पर श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास जी ने निंदा की है। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति भगवान राम नहीं हो सकता, न ही भरत हो सकता। उन्होंने कहा कि किसी भी मनुष्य की तुलना भगवान राम से नहीं की जा सकती है। कोई भी व्यक्ति भगवान राम नहीं हो सकता और न भरत हो सकते हैं। राम की तुलना राजीव गांधी से कर रहे हैं और पार्टी की तुलना भारत जी के कह रहे हैं। यह कभी भी किसी रूप से नहीं हो सकता। यह इस प्रकार से राम भक्तों के जो राम और भरत के जो भक्त हैं, उपासक हैं, उनका अपमान है, सनातन धर्म का अपमान है। उन्होंने जो कहा है वो गलत कहा, निंदनीय बात है।
भारत पाकिस्तान समुद्री सीमा के पास कोस्ट गार्ड और गुजरात एटीएस के संयुक्त अभियान में बड़ी कामयाबी मिली है। सीमा पार से बड़ी तादाद में तस्करी की जा रही ड्रग्स के साथ हथियार पकड़े गए हैं। कोस्ट गार्ड और गुजरात एटीएस ने तस्करों के पास से 10 पिस्तौल जब्त की है। पहली बार गुजरात की समुद्री सीमा में ड्रग्स के साथ हथियार बरामद किए गए हैं। पाकिस्तानी नाव अलसोहली बोट से करीब 300 करोड़ की लागत का ड्रग्स पकड़े गए हैं। कोस्ट गार्ड और गुजरात एटीएस ने 10 पाकिस्तानी ड्रग माफिया को भी गिरफ्तार किया। भारत की सबसे साहसी महिला जवानों में शुमार बीएसएफ की सीमा भवानी ने कई साहसिक कारनामे किए हैं और कई रिकॉर्ड भी बनाए हैं। साल 2022 में ही सीमा भवानी ने 36 महिला जवानों के साथ दिल्ली के इंडिया गेट से बुलेट पर शौर्य एक्सपीडिशन की शुरुआत की थी और 5280 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर कन्याकुमारी पहुंची थी। सीमा की बाइक राइडर्स की टीम ने अपने नाम कई रिकॉर्ड दर्ज किए हैं और इसी कड़ी में आज इंडिया गेट पर सीमा भवानी ग्रुप ने स्टंट किया। मौके पर सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। सात वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं हम, तो 7 में से 3 हमारे ऑलरेडी रिकॉर्ड बन चुके हैं। एक वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरा था 6 घंटे 3 मिनट 3 सेकंड का। एक हमने लेडर का रिकॉर्ड बनाया, एक मोबाइल पीटी का। चौथा रिकॉर्ड जो हमारा है वो पिरामिड का है और 3 बाकी बचे हुए रिकॉर्ड भी हैं। ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड आपने कहीं भी नहीं सुने होंगे। सोलो वर्ल्ड रिकॉर्ड ये पहली बार है कि बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बना रही है। और पिरामिड का जो है वो पहले भी सीआरपीएफ का एक रिकॉर्ड था 100 मीटर का, तो आज हम वो 100 मीटर का रिकॉर्ड 9 बाइक चला करके तोड़ देंगे। और सीमा भवानी एक शौर्य एक्सपीडिशन भी है। 5280 किलोमीटर हम लड़कियों ने 34 लड़कियों ने बाइक चलाई। सीमा भवानी के इन जवानों को सलाम। और आइए अब देखते हैं अर्थ जगत से जुड़ी कुछ खबरें। फ्रॉड पेमेंट के मामलों से लड़ने के लिए आरबीआई ने कमर कस ली है। रिजर्व बैंक इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन फ्रॉड की रिपोर्टिंग के लिए दक्ष नाम का पोर्टल लाने की तैयारी कर रहा है। आरबीआई ने सोमवार को कहा कि रिपोर्टिंग को कारगर बनाने और पेमेंट फ्रॉड मैनेजमेंट सिस्टम को ऑटोमेटिक बनाने के लिए जनवरी से फ्रॉड रिपोर्टिंग मॉड्यूल को दक्ष में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। संस्थाएं 1 जनवरी 2023 से दक्ष में भुगतान धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग शुरू कर देंगी। भुगतान धोखाधड़ी को रिपोर्ट करने के लिए दक्ष मौजूदा बल्क अपलोड सुविधा के अलावा कुछ और भी सुविधाएं प्रदान करता है। मेकर चेकर सुविधा, ऑनलाइन स्क्रीन आधारित रिपोर्टिंग, अतिरिक्त जानकारी का अनुरोध करने के विकल्प के अलावा ये अलर्ट परामर्श जारी करने की सुविधा डैशबोर्ड मैनेज करने में भी मदद करेगा। और मिड डे प्राइम में अब वक्त हो गया है खेल जगत की खबरों का। और हमारे साथ ही गौरव लेके आए हैं खेल जगत की सारी खबरों को अपने साथ। जी गौरव, क्या रही आज की खबरें? शुक्रिया ऋतु। और खेल की खबरों की शुरुआत करेंगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स की खबर के साथ, जहां केंद्रीय खेल एवं युवा मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सोमवार को भोपाल में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 के प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया। साथ ही उन्होंने मध्य प्रदेश शिखर खेल अलंकरण समारोह 2020 में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को अलंकृत भी किया। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्य की खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया मौजूद रहे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 के प्रतीक चिन्ह का अनावरण सोमवार को केंद्रीय खेल एवं युवा मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के रविंद्र भवन समागम में किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि मध्य प्रदेश की शूटिंग रेंज केवल मध्य प्रदेश का ही नहीं बल्कि देश का सबसे खूबसूरत रेंज है। खेलो इंडिया अभियान खिलाड़ियों के लिए एक ऐसा वरदान बना है कि खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हर वर्ष लगभग 15,000 खिलाड़ी और ऑफिशियल इसमें भाग लेते हैं और मध्य प्रदेश इस बार की खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी कर रहा है। और मुझे लगता है
कि बहुत सही निर्णय हम लोगों ने किया है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की सोच कि खिलाड़ियों को हर सुविधा मिले, अच्छा स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर मिले। तो अगर मध्य प्रदेश में अगर आप वाटर स्पोर्ट्स को देखोगे, शूटिंग रेंज 50 मीटर, 25 मीटर, 10 मीटर को देखोगे, मैं तो कहता हूँ वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज है। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम खेलो इंडिया यूथ गेम्स के आयोजन को सफल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने मंच से घोषणा करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश की जो टीम खेलो इंडिया में जीतेगी, उनके खिलाड़ियों के लिए सालाना प्रशिक्षण के लिए प्रत्येक खिलाड़ी पर 5 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। मध्य प्रदेश खेलो इंडिया यूथ गेम्स के आयोजन में जो हमारी परंपराएं हैं अतिथि देवो भव की, उसकी परंपराओं का निर्वाह करते हुए खेल अधोसंरचना से लेकर खिलाड़ियों को सुविधाएं तक उपलब्ध कराने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। हमारी योग्य खेल मंत्री यशोधरा राजे जी और उनकी टीम दिन और रात तैयारियों में जुटी हैं और आज अनुराग जी ने आके यहाँ स्वयं तैयारियां देखी हैं। गौरतलब है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 7,000 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। आज आयोजित कार्यक्रम के दौरान 13 खिलाड़ियों को एकलव्य पुरस्कार, 10 खिलाड़ियों को विक्रम पुरस्कार, 3 खिलाड़ियों को विश्वामित्र पुरस्कार से अलंकृत किया गया। कार्यक्रम में अवार्डी खिलाड़ियों की उपलब्धियों से समाहित एक स्मारिका का विमोचन भी किया गया। डीडी न्यूज के लिए भोपाल से आदित्य श्रीवास्तव की रिपोर्ट। और आइए बात कर लेते हैं क्रिकेट की। ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 टेस्ट मैचों की सीरीज के दूसरे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन का खेल खत्म होने पर ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में 3 विकेट के नुकसान पर 386 रन बना लिए हैं। इस तरह ऑस्ट्रेलिया ने 197 रन की मजबूत बढ़त जो है वो हासिल कर ली है। गौरतलब है कि दक्षिण अफ्रीका अपनी पहली पारी में सिर्फ 189 रन पर ढेर हो गया था। आज ऑस्ट्रेलिया ने अपने पहले दिन के स्कोर 1 विकेट पर 42 रन से आगे खेलना शुरू किया। मानस लाबुशा ने 14 के स्कोर पर रन आउट हुए, लेकिन इसके बाद तीसरे विकेट के लिए डेविड वार्नर और स्टीवन स्मिथ के बीच 239 रन की साझेदारी देखने को मिली। डेविड वार्नर का जबरदस्त अंदाज देखने को मिला और इस बल्लेबाज ने दोहरा शतक लगाने में सफलता हासिल की। वहीं स्टीवन स्मिथ 85 रन बनाकर आउट हुए। वहीं वार्नर 200 के स्कोर पर रिटायर्ड हर्ट हुए। वार्नर का ये दोहरा शतक अपने 100वें टेस्ट में आया और ऐसा करने वाले वो दुनिया के दूसरे बल्लेबाज रहे। इससे पहले जो रूट ये कारनामा कर चुके हैं। तो जाहिर तौर पर दक्षिण अफ्रीका के लिए एक बार फिर से मुसीबत काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। अब बात कर लेते हैं फुटबॉल की। फीफा विश्व कप समाप्त हो चुका है और क्लब फुटबॉल एक बार फिर से शुरू हो चुका है। इंग्लिश प्रीमियर लीग में लिवरपूल ने जीत के साथ आगाज किया है। बॉक्सिंग डे पर खेले गए मुकाबले में लिवरपूल ने एस्टन विला को 3-1 से हरा दिया। इस जीत के साथ लिवरपूल ने शीर्ष 4 में पहुंचने की अपनी कोशिशों को फिर से बल दिया है। वहीं माइकल ओवेन और रहीम स्टर्लिंग के बाद स्टीफन पैजेटिक लिवरपूल के तीसरे सबसे कम उम्र के प्रीमियर लीग स्कोरर बन गए हैं। वहीं ईपीएल के एक अन्य मुकाबले में आर्सेनल ने वेस्ट हैम को मात दे दी है। देर रात खेले गए मुकाबले में आर्सेनल ने वेस्ट हैम को 3-1 से हराया। इस जीत के साथ आर्सेनल 7 पॉइंट्स की लीड के साथ अंक तालिका में शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। वहीं गैब्रियल मार्टिनेली इस सीजन के प्रीमियर लीग में आर्सेनल की ओर से बुकायो साका और मार्टिन ओडेगार्ड के साथ संयुक्त शीर्ष स्कोरर बन गए हैं। तीनों खिलाड़ी इस सत्र में 6-6 गोल अब तक कर चुके हैं। प्रीमियर लीग के ही एक अन्य मुकाबले में ब्राइटन ने साउथहैम्पटन को हरा दिया। सोमवार देर रात खेले गए इस मुकाबले में ब्राइटन ने साउथहैम्पटन को 3-1 से मात दी। मैच में ब्राइटन ने आक्रामक शुरुआत की और 14वें मिनट में पहला गोल दागकर बढ़त हासिल कर ली। वहीं दूसरे हाफ में ब्राइटन के लिए सोली मार्च ने गोल किया। इस गोल के साथ ही साउथहैम्पटन इस सत्र में ब्रेक के बाद शुरुआती 15 मिनट में 9 गोल खा चुका है। ईपीएल में ही सोमवार को देर रात खेले गए एक और मुकाबले में फुलहम ने क्रिस्टल पैलेस को 3-0 से हराया। फुलहम के लिए बॉबी डी कार्डोवा रीड ने स्कोरिंग की शुरुआत की और 31वें मिनट में पहला गोल किया। क्रिस्टल पैलेस के मैनेजर पैट्रिक वियरा ने फुलहम द्वारा उनकी टीम को मिली हार को उनके सबसे बुरे दिनों में से एक बताया। तो ऋतु, ये थी खेल जगत से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें, लेकिन वापस एक बार फिर से आपके पास। धन्यवाद गौरव तमाम खबरों के लिए। और अब बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियों में छाई हुई हैं।
अमेरिका में बर्फीले तूफान का कहर जारी है। अमेरिका में बर्फीले तूफान से मरने वालों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। बर्फीले तूफान से मरने वालों की संख्या बढ़कर 60 हो गई है। इसके अलावा इस तूफान ने लाखों लोगों को बुरी तरह प्रभावित किया है। पश्चिमी न्यूयॉर्क के बेफेलो क्षेत्र में बर्फीले तूफान से मरने वालों की संख्या बढ़कर 25 हो गई है। बता दें कि पश्चिमी न्यूयॉर्क का बेफेलो शहर बर्फीले तूफान से अत्यधिक प्रभावित हुआ है। बर्फीले तूफान के परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों की बिजली भी कट गई है। यही नहीं, इस तूफान का प्रभाव अमेरिका के पड़ोसी राज्य मेक्सिको तक देखने को मिल रहा है। व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा है कि राष्ट्रपति ने मृतकों के निधन पर दुख जताया है। साथ ही राष्ट्रपति और प्रथम महिला की प्रार्थनाएं न्यूयॉर्क के लोगों के साथ हैं, जिन्होंने इस तूफान में अपनों को खोया है। बता दें कि अमेरिका में बर्फीले तूफान ने पूरे देश को बुरी तरह प्रभावित किया है। इस तूफान से कई लोगों की मौत हो गई है और मौसम संबंधी सड़क दुर्घटनाओं का सामना भी करना पड़ा है। जानकारी के अनुसार क्रिसमस वीक के दौरान अमेरिका में आए तूफान का असर यातायात पर भी पड़ा है। तूफान के चलते फ्लाइट, ट्रेनें और सड़क मार्ग बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। जापान के बड़े हिस्से में भारी बर्फबारी से अब तक 17 लोगों की मौत हो गई है। 90 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। इसके अलावा सैकड़ों घरों में बिजली भी गुल हो गई है। आपदा प्रबंधन अधिकारियों के अनुसार जापान के कुछ क्षेत्रों में भारी बर्फबारी हुई। इसके कारण जापान के उत्तरी क्षेत्रों में राजमार्गों पर सैकड़ों वाहन फंस गए। क्रिसमस वीक में अधिक बर्फबारी से मरने वालों की संख्या 17 हो गई और घायलों की संख्या 93 हो गई है। बता दें कि इनमें से कई छतों से बर्फ हटाते समय गिर गए थे। वहीं बर्फबारी प्रभावित क्षेत्रों को लेकर नगरपालिका ऑफिसों ने स्थानीय निवासियों से बर्फ हटाने की गतिविधि के दौरान सावधानी बरतने की अपील की है। बता दें कि पूर्वोत्तर जापान के कई हिस्सों में मौसम के औसत से 3 गुना अधिक बर्फबारी दर्ज की गई है। अर्थव्यवस्था और उद्योग मंत्रालय के अनुसार क्रिसमस की सुबह लगभग 20,000 घरों की बिजली चली गई। इसके अलावा बर्फबारी के चलते जापान के उत्तरी मुख्य द्वीप में एक विद्युत शक्ति संचरण टावर गिर गया। हालांकि बाद में अधिकांश क्षेत्रों में बिजली बहाल कर दी गई थी। और मिड डे प्राइम में आज बस इतना ही। डीडी न्यूज पे खबरें जारी रहेंगी। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।